नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज बात करेंगे कर्मचारियों की बैठक की। मध्य प्रदेश में तृतीय वर्ग कर्मचारी अब एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सरकार से उनकी लंबित मांगों को लेकर कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। भोपाल में हुई बैठक में कर्मचारियों ने इसकी रणनीति बनाई। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि बढ़ती महंगाई के बावजूद कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं मिल पा रही है। अब इसलिए संगठन ने नवनियुक्त कर्मचारियों को 70, 80 और 90% वेतन देने की व्यवस्था को अन्यायपूर्ण बताते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। अब साथ ही बैठक में अनुकंपा नियुक्ति में सीपीसीटी का बंधन खत्म करने, नवनियुक्ति कर्मचारियों को कोर्ट के आदेश के पालन में 2019 से लाभ देने, शिक्षकों की पात्रता परीक्षा निरस्त करने, रिटायर्ड कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान केंद्र की तरह महंगाई राहत देने, स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने, अनुकंपा नियुक्तियों के सभी मामलों को जल्द निपटाने, संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए विभाग में नियमित कर्मचारियों की तरह लाभ देने, कर्मचारियों को बैंक खातों में केंद्र के समान 1.5 करोड़ तक के इलाज की सुविधा देने की सरकार से मांग की गई। अब कर्मचारियों ने यह भी कहा कि कई सालों से संगठन अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी तक इस मांगों को लेकर केवल आश्वासन ही मिला है। उन्होंने कहा, इन मांगों को लेकर अब कर्मचारी सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करेगा। इसको लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। बैठक भी हुई। इस बैठक में क्या कुछ निकला और क्या तैयारियां हो रही हैं, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया सुनिए। मध्य प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं की तरफ लगातार अनदेखी की जा रही है। जो प्रमुख समस्याएं हैं उनके लेकर आज चर्चा हुई। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ की बैठक में निर्णय लिया गया है कि कर्मचारियों की स्वास्थ्य बीमा योजना जो विगत 5 वर्षों से पूरी नहीं हुई है, अनुकंपा नियुक्ति में जो सीपीसीटी का बंधन लगा दिया गया है उसे समाप्त करने, 70, 80, 90% का जो आदेश माननीय हाईकोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया है उसका लाभ सभी कर्मचारियों को देने, पेंशनरों को महंगाई राहत जो दी जाती है केंद्रीय दर और केंद्रीय तिथि के समान देने, और शिक्षकों की पात्रता परीक्षा निरस्त कर अनुकंपा के जितने भी पद हैं शीघ्र भरे जाएं, आउटसोर्सेस एवं संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की भांति लाभ देने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। जल्दी इसको लेकर प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसको लेकर संगठन के सभी पदाधिकारी दौरा करेंगे। मध्य प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों की तो मध्य प्रदेश के कर्मचारी बैठक करते हैं और प्रदर्शन की तैयारी भी करते हैं। इस पर आज हम चर्चा भी करेंगे। मेहमान हमारे साथ कुछ जुड़ रहे हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री हैं उमाशंकर तिवारी, स्टूडियो में मौजूद हैं। उमाशंकर जी, बहुत स्वागत आपका। और इसी के साथ पेंशनर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अरुण वर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अरुण जी, आपका भी बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत उमाशंकर जी आपसे ही करते हैं। बैठक हुई, कई सारे कर्मचारी इकट्ठा हुए, महामंत्री के साथ जितने भी पदाधिकारी थे वो इकट्ठा हुए। बैठक में क्या निष्कर्ष निकला? क्या एकमात्र रास्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना ही है या बीच का कोई रास्ता निकल सकता है? देखिए, बीच के रास्ते जरूर निकलना चाहिए। सोनी साहब, आपने जो बात की है मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन जो मैंने बोला है और हमारी आज जो बैठक में भी चर्चा हुई है, सरकार कहती है हम कर्मचारियों की मांगों को, कई बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बगैर ज्ञापन के पूरी कर देते हैं, लेकिन कईयों ज्ञापन सारे ही संगठन, हमारा संगठन के सहित जितने भी संगठन हैं और उन सबके द्वारा लगातार मांगों को लेकर रखा गया है। अब बात करें जो बड़े मुद्दे हैं, जैसे करीब 6 साल होने जा रहे हैं, कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ नहीं मिल रहा। पूरे देश में 50 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है और प्रदेश का कर्मचारी इससे वंचित है। कर्मचारी के परिवार में, उसके घर में या उस पे खुद पे कोई बड़ी परेशानी आ जाती है स्वास्थ्य की, तो वो इधर उधर से कर्जा लेते हैं और परेशानी में आकर अपना इलाज करा रहे हैं। कईयों के तो घर बिक जाते हैं, कहीं जेवर भी बिक जाते हैं और बड़ी कठिनाइयों का जीवन उसे जीना पड़ रहा है। और ये सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी जो बात करने की जो सरकार बोल रही है कि हम इनको भी स्वास्थ्य योजना का लाभ देंगे, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? लगभग 6 साल हुए हैं। जो कमलनाथ जी की सरकार से पहले से योजना चालू हुई। आज मुख्यमंत्री जी भी 2-3 बार कई अफसरों पे बोल चुके हैं हम इसे करेंगे, 20 लाख तक का इलाज मिलेगा। और इसमें कर्मचारियों से सबसे बड़ी बात एक बताना चाहता हूं कि कर्मचारियों से अंशदान भी लिया जाएगा। मैं ये आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि देश के 50 करोड़ लोगों को जो आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, उनसे किसी प्रकार का कुछ अंशदान नहीं लिया जा रहा। कर्मचारी अंशदान देने को भी तैयार है, पेंशनर भी अंशदान देने को तैयार है, लेकिन उसे सुविधा नहीं मिल पा रही है और बीमारी कब किस घर में कहां कैसी आ जाए कोई नहीं कह सकता।
और हम किसके लिए काम कर रहे हैं? हम सरकार के लिए काम कर रहे हैं। एक रिक्शा वाला अपने लिए काम करता है, एक सब्जी बेचने वाला अपने लिए काम करता है, एक व्यापारी अपने लिए काम करता है, लेकिन हम तो सरकार के लिए काम करते हैं। और आज तक हम स्वास्थ्य बीमा योजना से वंचित हैं, ये 5 से 6 साल हो गए। दूसरा, अभी 70, 80, 90% का जो आदेश की मैं बात बताना चाहता हूं कि हमारे कर्मचारी 12 दिसंबर 2019 से इस काले कानून के वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं। आज अगर लोक सेवा आयोग से जो भर्ती होता है उसे 2 वर्ष बाद पूरा उसका एरियर सहित भुगतान हो जाता है, लेकिन अगर कर्मचारी चयन मंडल से जो कर्मचारी हमारे आते हैं, सेवा शर्तें समान है, समय समान है, कार्य एक है, लेकिन उसको पहले साल में 70%, दूसरे साल में 80%, तीसरे में 90%, चौथे साल में 100% मिलता है। ऐसा कौन सा उसने गुनाह कर दिया है? ऐसे जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर हम लगातार पहले भी बोलते रहे। अगर बात करें हम कि अनुकंपा नियुक्ति में जो हमारा कर्मचारी आ रहा है, किसी को नहीं मालूम कब किसके यहाँ कोई ऐसी अनहोनी हो जाए तब अनुकंपा नियुक्ति मिलती है। अनुकंपा नियुक्ति जब होती है जब कर्मचारी जो कार्यरत है वो दिवंगत हो जाए, तो उसके परिवार पर जो विषम परिस्थिति आती है, वो किस उम्र में है, कहाँ उसकी वाइफ काम कर रही है, कहाँ बच्चा काम कर रहा है, वो सीपीसीटी का उसे बंधन लाद दिया जाता है। तो अनुकंपा नियुक्ति मिली, लेकिन हजारों लोगों को नियुक्ति मिलने के बाद घर का रास्ता दिखा दिया, बेरोजगार हो गए। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं सरकार सीपीसीटी लागू रखे, लेकिन जो डायरेक्ट भर्ती से आ रहे हैं उनके लिए लागू रखें। सीपीसीटी का बंधन अनुकंपा नियुक्ति में खत्म किया जाए, ये मांग है। ये जरा सी मांग है, इसमें कुछ नहीं होना है। उसके लिए आप कंप्यूटर अनिवार्य कर दीजिए, उसके लिए और चीजें अनिवार्य कर दीजिए। सीपीसीटी की जो परीक्षा दे चुके हैं उनसे पूछिए कितना कठिन है, और अनुकंपा वाले को थोड़ी तैयारी रहती है कि मैं नौकरी करने जाऊंगा। अब बात करें हम पेंशनरों की, तो अभी पिछले 3 साल से लगातार ये हो रहा है कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में वृद्धि होती है, लेकिन पेंशनरों को बिल्कुल ठग लिया जाता है। आज का कर्मचारी कल का पेंशनर है। ऐसे कई मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे, जैसे संविदा की बात करें, 2023 में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बोला था उनको सारे लाभ दिए जाएंगे। आउटसोर्सेस कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। कर्मचारियों को रखा जाता है, उसमें एक एजेंसी को भी लाभ मिलता है और कर्मचारी को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती। अब ऐसे मुद्दों के लिए अगर संगठन सड़क पर आता है और सरकार कहती है हमसे बातचीत नहीं करी, तो ये न्याय संगत नहीं होगा सरकार का। हम जरूर न्याय संगत होंगे, क्योंकि सड़क पर हम आना नहीं चाहते, लेकिन हमारी मजबूरी है। उमाशंकर जी, स्वास्थ्य को लेकर अंशदान की भी बात हुई थी, सरकार ने फैसला लिया था, आपकी तरफ से भी कहा गया था। तमाम कर्मचारी कह रहे थे कि हमें अंशदान देने में कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम सरकार के लिए काम कर रहे हैं। ये जो बातें आप कह रहे हैं कि अंशदान देने के लिए हम तैयार हैं, पर वो पहले सुविधाएं तो मिलें, इसको लेकर सरकार से बात हुई आप लोगों की? देखिए, सरकार ने बकायदा उसके लिए कई बार मैंने बताया ना, अखबारों के माध्यम से और चर्चाओं के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं। तो अंशदान वो जब देंगे जब उसे लागू करेंगे, तो उन्होंने लागू नहीं कर रहे। अब ये 5 और 6 साल हो गए हैं, कर्मचारी बेचारे कई लोग तो रिटायर हो गए, और रिटायरमेंट को भी लाभ दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे प्रदेश का एक कर्मचारी रहा है और उसने भी सरकार की योजनाओं को, चाहे सरकार कोई सी भी रही हो, योजनाओं को क्रियान्वयन कराया। तो उसके साथ भी भाई ये गलत हो रहा है। पेंशनर बहुत परेशान हो जाते हैं, उनकी वेतन भी आधा हो जाता है, उसके बाद उन्हें सुविधा भी नहीं मिलती। तो आप लोगों ने कहीं लिखित में आवेदन दिया? लिखित में बहुत बार दिए, और उससे पहले भी जब भी हमारी हड़तालें हुई हैं तो हमारा ये मुख्य मुद्दा है, क्योंकि ये मांगे तो बहुत जरूरी है और सारे संगठन इस पे चर्चा करते हैं, सारे संगठन इस पे बोलते हैं। और लगता है अभी जैसे 9 वर्ष का आयोजन हुआ था जहां मुख्यमंत्री जी आए थे राज्य मंत्रालय में, तब ऐसा लग रहा था कि आज घोषणा हो जाएगी। फिर ऐसा लगा था कि हमारा जो मध्य प्रदेश स्थापना दिवस है उस दिन ऐसा लग रहा था कि घोषणा हो जाएगी, लेकिन हमारे दिल के अरमा आंसुओं में ही बह जाते हैं। ठीक है, जो उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार तक आपकी बात स्वदेश न्यूज के माध्यम से जरूर पहुंच रही होगी। अरुण जी का मैं रुख कर लेता हूं। अरुण जी, पेंशनर्स को लेकर भी उमाशंकर जी कई सारी बातें कर रहे थे, केंद्र के समान सुविधाएं मिलनी चाहिए, और भी बहुत सारी बातें हैं, 11 सूत्री मांगे हैं करीब करीब। लेकिन क्या सरकार के लिए इतनी जल्दी संभव होगा ये 11 सूत्री मांगों को मानना, या फिर बातचीत का रास्ता, टेबल का रास्ता अभी इख्तियार किया जा सकता है? टेबल का रास्ता तो अख्तियार करते करते समय बीत जाता सर। अब हम आपको बताएं, हम आते हैं निगम मंडलों से। सरकार जो भी आदेश लागू करती है वो निगम मंडलों में तत्काल लागू नहीं होता, जिसके लिए हमें वर्षों इंतजार करना पड़ता है निगम मंडल कर्मचारियों को। और उसका लाभ आज भी 7वां वेतनमान जो है ना, कहीं कहीं तो 4था वेतनमान दिया जा रहा है, और ये बता करके निगम घाटे में चल रहा है इसलिए हम नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज़, जो भी सुविधाएं सरकार जारी करती है वो निगम मंडलों में कभी मिलते नहीं। और तीसरी चीज़ ये है यहाँ पे कि
अनुकंपा नियुक्ति भी समय पे नहीं हो, हजारों के तादाद में पेंडिंग पड़े हुए हैं। और चौथी चीज़ क्या है कि शासन जो है सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनः सेवा में ले रहा है, पुनः नियुक्ति दे रहा है। तो उसका असर ये पड़ रहा है भाई भतीजा बात के तहत कि हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वो जाए तो जाए कहाँ। इसलिए हमारा निवेदन ये है कि सरकार से कि जो है प्रतिनियुक्ति प्रथा बंद करके ये पुनः नियुक्ति प्रथा सेवानिवृत्ति के बाद ये बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। अब आते हैं हम पेंशन पे। जी, पेंशन की बात जहाँ तक है, निगम मंडलों के लिए जो उपक्रमों में काम करते हैं, जहाँ भी काम करते हैं, तो स्थिति ये है कि सभी आते हैं EPS 95 पेंशन के तहत। तो जब ये योजना लागू की गई थी तो उस समय ये कहा गया था कि हम शासन से 10% अच्छी पेंशन योजना हम देंगे, सुविधा का लाभ देंगे। किंतु जब लोग रिटायर होना शुरू हुए तो ये आया कि किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 1200, किसी को 1800 पेंशन मिल रही है। जबकि आज की तारीख में शासन के कर्मचारियों, चाहे राज्य शासन हो चाहे केंद्र शासन हो, वहाँ के एक फोर्थ क्लास को भी 25-30 हज़ार रुपये पेंशन मिलती है गिरी हालत में। और हम लोगों को 40 साल सेवा करने के बाद क्या बोलते हैं 1800, 1500, 500 पेंशन दी जा रही है। तो आप खुद ही सोचिए कि हम लोगों का जीवन किस स्तर पे होगा, हम लोग अपने जीवन यापन कैसे करते होंगे। हम लोग लगातार भारत सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि आप हमारी पेंशन जो है ना, अब ये जब भारत सरकार BJP सरकार आई थी तो इन्होंने न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम कर दिया 3000 रुपये 2014 में। इसके बाद कोई इसमें वृद्धि भी नहीं की गई, वही 1000 से 3000 के बीच में जहाँ लोग फिट होते हैं वो पेंशन मिलती है। अब हमारा हम लोग जो है ना, हम लोगों का कहना ये है भारत सरकार से, हम लोगों ने आंदोलन भी किए हैं दिल्ली जा करके, जंतर मंतर में 9, 10, 11 मार्च को हम लोग दिल्ली में भी आंदोलन किए हैं और सरकार से निवेदन किया। सरकार बार बार ये कहती है कि हम पेंशन में वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन करती नहीं है। आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है और हम लोग अभी इतने मतलब बेलज्जित हो गए हैं कि लोगों से बताने में कतराते हैं कि पेंशन के लिए हमारा काम हो रहा है। सर, अच्छा अरुण जी, अभी जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे कि 7वां वेतनमान के अलावा 4था वेतनमान दिया जा रहा है और ये कह दिया जाता है कि निगम मंडल घाटे में चल रहा है। आप जैसे कि निगम मंडलों से भी आते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, क्या वाकई यही वजह है कि निगम मंडल घाटे में चल रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? निगम मंडल को की नीतियां सही नहीं है। निगम मंडलों की नीतियों की वजह से निगम मंडल घाटे में जाते हैं। वहाँ पे बाहर के लोगों को चेयरमैन बनाया जाता है और बाहर के लोगों को प्रतिनियुक्ति पे बुलाया जाता है, तो वो निगम का शोषण करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। इस वजह से और वहाँ के कर्मचारी बेचारे अपना मुंह बंद किए हुए बैठे रहते हैं और ये शोषण पे शोषण करते जाते हैं। और इससे एक दिन ये स्थिति आ जाती है कि निगम को बंद करने के कई निगम, तो हमारे 7-8 निगम तो इसे बंद कर दिया था दिग्विजय सिंह सरकार के समय में। अब भी घाटा होते हुए भी क्या बोलते हैं, अब ये एक आंसू पोंछ रहे हैं, बंद जरूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुविधाओं का लाभ बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। तो मेरा निवेदन है कि जो भी सरकार की सुविधाएं आदेश जारी हो वो निगम मंडलों में भी लागू हो। ठीक है, मैं उमाशंकर जी का जरा रुक कर लेता हूँ। उमाशंकर जी, जैसे कि अरुण जी भी कह रहे थे कि हर बार लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है, कहा जाता है कि हाँ हम वेतनमान बढ़ा रहे हैं, हाँ हम 7वां वेतनमान लागू कर रहे हैं, लेकिन होता ऐसा कुछ भी नहीं है। और यही स्थितियां कई बार और भी विभागों में देखने को मिलती है। कई बार कह दिया जाता है भरे मंचों से कर्मचारियों के हित में ये फैसले लिए जा रहे हैं और कहने के बाद वो पूरा माजरा ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार सुध नहीं लेती, सरकार तक आवाज पहुंचती है, आप लोगों की सरकार तक आपकी बात पहुंचती है, लेकिन क्या बीच का माध्यम आपको कमजोर लगता है कि पूरी तरीके से आप लोगों की बात सरकार तक नहीं पहुंच पाती? देखिए, जो सरकार तक बात पूरी पहुंचती है और सरकार पूरी समस्याओं से, कर्मचारियों के मुद्दों से वाकिफ भी है, लेकिन हो क्या रहा है कि हम हैं सरकार के अंग और सरकार के अधीन हम काम करते हैं, तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। वो मिलता है लेकिन बड़े रुला रुला के दिया जाता है। जैसे हमारा अभी हम बात करें जो आदेश हुए हैं अभी पिछले साल, हमारा जो मकान भाड़ा बढ़ा तो वो कितने 14 साल बाद बढ़ा। हमारा जो वाहन भत्ता था वो 12 साल बाद बढ़ा और 12 साल बाद भी आपको बताना है कि कितना बढ़ा। 200 रुपये जो मिलता था वो 384 हुआ।
अब ये बताइए कि 106 रुपये से अधिक तो वैसे ही पेट्रोल 1 लीटर आता है, तो उसमें कर्मचारी पूरे महीने में 384 में कैसे कर लेगा। और वहीं अगर हम बात करें माननीय विधायकगण मंत्रीगण के लिए जो गाड़ियाँ रहती हैं या हमारे अधिकारियों के लिए गाड़ी रहती हैं, उसमें 120 लीटर पेट्रोल मुफ्त दिया जाता है, एक 10 लाख की गाड़ी दी जाती है, एक लगभग 30 से 40 हज़ार का ड्राइवर दिया जाता है, सारे टूट के खर्चे दिए जाते हैं। तो कर्मचारी भी तो वही शहर में रह रहा है, महंगाई तो उसके लिए भी है, परिवार तो उसका भी है, लेकिन सरकार के हम काम कर रहे हैं और छोटा वर्ग है, अधिकारियों को बड़ा ध्यान रखती है सरकार। आप देखिए जब महंगाई भत्ते में वृद्धि होती है तो जैसे ही केंद्र सरकार घोषणा करती है हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को मिल जाता है और पूरा बराबर मिल जाता है, लेकिन हम लोगों पे जैसा जानवरों पर प्रयोग किया जाता है किसी भी दवा का, ऐसे हमारे कर्मचारियों पर प्रयोग किया जाता है। और जब भी आपने देखा होगा कोई भी दल की सरकार हो, वो आम जनता के लिए बोलते हैं कि हम किसी प्रकार के फंड की कोई कमी नहीं है, कोई आपको कमी नहीं आने देंगे। कर्मचारी के लिए जब बात करें तो हमारे सारे नेता और हमारे बड़े से बड़े जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अभी घाटे में हैं, अभी ये है, बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। वहीं जो काम नहीं कर रहे हैं, लाडली बहना की योजना हो या फ्री की योजनाओं के लिए हो, उसके लिए कहीं कुछ कमी नहीं आती। तो एक ही राज्य में जब इस प्रकार से बातें देखने को मिलती हैं तो हम लोगों को भी कहीं ना कहीं खून तो है, भले ही वो कमजोर खून हो गया है, पूरा वेतन नहीं मिलता, पूरी परेशानी हमारी हल नहीं होती, तो कमजोर खून में भी कहीं ना कहीं उबाल तो आता है ना। आखिर गुस्सा तो हमारे अंदर भी आता है, क्योंकि हम एक तो कर्मचारी हैं और ऊपर से हम इंसान भी हैं और हमारे यहाँ भी बीवी बच्चे हैं, तो हमारी भी तो सुध ले लो सरकार। ठीक है, आपकी सुध और आपकी आवाज सरकार तक जरूर पहुंचेगी। फिलहाल बैठक हो गई उमाशंकर जी, इसके आगे क्या प्लानिंग है? इसके आगे हमारे जो अभी पदाधिकारी हैं, आज हमारी चर्चा हुई है सभी से और उसमें पदाधिकारियों को हमारे सभी निर्देश दे दिए गए कि अपने जिलाध्यक्षों से सभी जगह बात करें। चूंकि अभी जनगणना जैसा महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है, इसलिए हम इसे अभी ना करते हुए आगे कोई ऐसी तिथि करेंगे जहां सरकारी काम प्रभावित नहीं हो। हम भी नहीं चाहते कि सरकार की कोई योजनाओं में जहां विघ्न आए, क्योंकि लोग उसका फायदा उठाते हैं। हम अपनी बात भी रखना चाहते हैं और सरकार से भी हम अपनी मांग मनवाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है सरकार के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम। तो ये हम चाहते हैं, तो सरकार हमारी सोचे, हम उनके दुश्मन नहीं है। बस ये कि सरकार को भी ये समझना है कि वो ये समझते हैं कि हम आपके हैं कौन, अरे हम तो कहते हैं हम साथ साथ हैं। तो सरकार इस तरफ सोचे। चलिए ठीक है, लास्ट कमेंट में अरुण जी से लूंगा। अरुण जी, उमाशंकर जी कह रहे हैं कि वो और आप सभी सरकार का अंग हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे पाती। अधिकारियों का बाकायदा ख्याल रखा जाता है, गाड़ियां भी, पेट्रोल भी, लेकिन कर्मचारियों का ध्यान नहीं दिया जाता, पेंशनर्स पर ध्यान नहीं दिया जाता। आपकी एक आवाज जो सरकार तक पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मेरा तो क्या है, सबसे बड़ी बात ये भी उमाशंकर जी गुप्ता ने उमाशंकर जी ने जो कहा कि वास्तव में ये सत्य है कि जैसे ही महंगाई भत्ता घोषणा करता है केंद्र सरकार, तो अपने यहाँ राज्य सरकार में तत्काल IAS अधिकारी तो लाभ ले लेते हैं, लेकिन बरसों उनके प्रतीक्षा करनी पड़ती है और उनसे हाथ पैर जोड़ करके महंगाई भत्ता के लिए प्रयास करके लागू कराया जाता है। ये स्थिति तो निगम मंडलों की भी है। निगम मंडलों में तो बरसों महंगाई भत्ता ही लाभ नहीं मिलता है। और सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार का फिजूल खर्ची और वित्तीय अनियमितताएं हैं, जिस पर प्रतिबंध लगाया जाए, अन्यथा क्या बोलते हैं, निगम मंडल घाटे में जाएंगे और कर्मचारी परेशान हो जाएंगे। और पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए सरकार के बारे में हमारा ये कहना है सर जी कि जो EPS 95 पेंशनर के लिए हम लोग जो 9, 10, 11 मार्च को दिल्ली में आंदोलन किए थे, तो उसमें श्रम मंत्री मांडविया जी ने कहा था कि आप लोग आंदोलन ना करें और हम तो आपका पेंशन बढ़ाने जा ही रहे हैं। तो हम लोगों ने उनसे निवेदन किया, सर आप बार बार कहते लेकिन बढ़ाते नहीं, लिखित में भी दे दिया फिर भी नहीं बढ़ाते हैं। बोले 2 अप्रैल तक आप हमको और समय दे दीजिए। हम लोगों ने उनको 2 अप्रैल तक का भी समय दिया, फिर भी नहीं पेंशन वृद्धि की गई। अब हमारा कहना ये है कि हम लोग ये भी इंतजार किए कि 15-16 को जो 16-17 को जो विशेष संसद सत्र था वो शायद उसमें कर देंगे, उसमें भी नहीं किया। तो ये पेंशनर जो है ना के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है और इतना आक्रोश है कि ये पेंशनर मतलब करो या मरो की स्थिति में है। अब हम लोग 1 मई को एक बैठक करने वाले, उसमें हम लोग निर्णय लेंगे कि हमें भारत सरकार के खिलाफ
क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो करो मरो आंदोलन के तहत हम लोग अमानक अनशन, रेल रोको आंदोलन, रास्ता रोको आंदोलन और भूख हड़ताल सभी करेंगे। हमारे भारत सरकार से अनुरोध है, हम लोग 40 साल से सेवा की है आपके क्या बोलते हैं इस शासन प्रशासन में, मतलब देश के निर्माण में हम लोगों ने विशेष योगदान दिया है। तो हमारा निवेदन ये है कि हम लोगों की उत्तम जीवन यापन के लिए, सम्मानजनक जीवन यापन के लिए 7,500 प्लस डीए और मूल मेडिकल सुविधाएं हम लोगों को दी जाए। अन्यथा ठीक है। अब बर्दाश्त के बाहर है। हम लोग मैदान में उतरेंगे और जगह जगह जाएंगे और आपका विरोध दर्ज कराएंगे, चाहे चुनाव हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। और जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि करो या मरो की स्थिति बन रही है, जाहिर सी बात है आपकी आवाज सरकार तक जरूर पहुंचेगी स्वदेश न्यूज के माध्यम से। लेकिन अरुण जी, उमाशंकर जी, आप जैसे कि सरकार का अंग हैं तो आपकी बात सरकार को सुनना ही होगी और उम्मीद जताते हैं कि जो प्रदर्शन की आप लोग तैयारियां कर रहे हैं वो प्रदर्शन ना हो, क्योंकि कामकाज बहुत तरीके से प्रभावित होता है। तो ये प्रदर्शन ना हो, ये उम्मीद की जा सकती है और आपकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी और सरकार इसमें जल्द निर्णय लेगी, यही उम्मीद की जा सकती है। उमाशंकर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरुण जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए चर्चा हम लोग तो हमेशा शासकीय कर्मचारियों को कंधे पे कंधा मिलाकर के निगम मंडल कर्मचारी साथ देते आए, चलिए, लेकिन हम लोगों से जो अन्याय होता है वो हम ही जानते हैं। ठीक है अरुण जी, आपकी आवाज सरकार तक जरूर पहुंच रही। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे मांग पूरी नहीं होने पर लाचारी दिखाई दे रही है। कर्मचारी लाचार हैं, प्रदर्शन को मजबूर हैं, बैठक हो चुकी है, लेकिन ये बैठक खत्म होने के बाद क्या प्रदर्शन की नौबत आएगी या फिर सरकार पहले ही कर्मचारियों की मांग सुन लेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।